नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। चौलाई, जिसे किसान लाल साग भी कहते हैं, इस वक्त किसान इसकी खेती कर सकते हैं। बस जरूरत है इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई और प्रबंधन करने की, जिसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। देखिए, लाल साग जो है इसको हम चौलाई के तौर पे कहते हैं, अमरैंथस ग्रुप का आता है। इसका जो बीज दर है बहुत कम है, किसान भाई कंफ्यूज करते हैं। ये करीब 1 से 1.5 केजी ही 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए पर्याप्त होता है। और इसका 2 समूह है, छोटी चौलाई और बड़ी चौलाई करके हम लोग करते हैं। छोटी चौलाई, इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। इसके पौधे सीधे बढ़वार वाले तथा छोटे आकार के होते हैं। पत्तियां छोटी तथा हरे रंग की होती है। ये किस्म वसंत तथा बरसात में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। बड़ी चौलाई, इस किस्म को भी ICAR दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। इसकी पत्तियां बड़ी तथा हरे रंग की होती है और तने मोटे, मुलायम एवं हरे रंग के होते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। इसके अलावा चौलाई की कुछ लाल किस्में भी है, जैसे पुसा कीर्ति, पुसा लाल चौलाई, पुसा किरण और कोयम्बटूर समूह की किस्में हैं, जिनकी आप खेती कर सकते हैं। तो जो लोकल बीज, इसमें बहुत सारा वैरायटीज हमारे बिहार में नहीं इजाद किया गया है, लेकिन जो प्रचलित यहाँ पर बीज है, छोटी चौलाई या बड़ी चौलाई करके मिलता है, उसको किसान भाई, और कोयम्बटूर से बहुत सारी किस्में यहाँ इजाद की गई हैं। कोयम्बटूर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, तो वो बीज हमारे यहाँ NSC के थ्रू भी मिल जाता है। और बहुत सारे जो अच्छे रजिस्टर्ड बीज विक्रेता हैं, उनके यहाँ भी वो बीज आसानी से उपलब्ध होगा, मिलेगा। चौलाई के लिए हल्की बालुई दोमट या दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। वैसे ये फसल लगभग सभी प्रकार की भूमि में पैदा की जा सकती है। ये क्षारीय व अम्लीय भूमि में पैदा नहीं होती है। भूमि की तैयारी के लिए 2 से 3 जुताइयाँ ट्रैक्टर, हैरो या मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और इसके बाद ट्रिलर या देशी हल से 1 से 2 बार जुताई करके खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अंत में मेड़बंदी करके छोटी छोटी क्यारियां बना लें। क्यारियों के बीच सिंचाई की नालियां बनाना चाहिए, जिससे बाद में पानी लगाने में सुविधा रहे। अच्छे कंपोस्ट के भी रिस्पॉन्ड करता है। लगभग 100 कुंटल कंपोस्ट पूरे खेत में फैलाकर खेत की जुताई कर दें। खेत समतल होना चाहिए। फिर ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत छोटा बीज होता है। बीज 1.5 से 2 सेंटीमीटर से नीचे नहीं बोना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन की समस्या होती है। और नमी अच्छी रखेंगे तभी जर्मिनेशन शुरुआती दौर में लेट से दिखता है। लगभग फसल जब 20-25 दिन की हो जाती है, तब इसमें ग्रोथ फास्ट होता है। बुआई के वक्त कतारों में फसलों को बोना चाहिए। इसके लिए कतार से कतार की दूरी बड़ी चौलाई की जाति के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर और छोटी चौलाई के लिए कतारों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसी प्रकार पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर और बड़ी चौलाई के पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सभी सब्जियां जो है वो कंपोस्ट को बड़ा अच्छा रिस्पांस करती हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास कंपोस्ट है तो 100 कुंटल से 125 कुंटल को देना चाहिए। बाकी नाइट्रोजन जब कटनी करते हैं तो लगभग उनको 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से हर कटनी के बाद छिड़काव करना चाहिए। बाकी फास्फोरस, पोटास जो है बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। वो करीब 40-50 केजी पर हेक्टेयर देने से भी इस फसल की ज़रूरत पूरी हो जाती है। चूँकि शॉर्ट ड्यूरेशन है, 70-80 दिन में ये फसल का साइकिल पूरा हो जाता है अगर हम सब्जी के लिए लेते हैं तो। सिंचाई, चौलाई की सिंचाई 5 से 6 दिन के अंतर में करनी चाहिए। बोने के बाद पहली सिंचाई 15 से 20 दिन के बाद करनी चाहिए। फसल में सिंचाई के बाद खरपतवार तथा अन्य घास उग जाती है, इसलिए निकाई गुड़ाई करके खरपतवारों को खेत से बाहर निकाल दें। साथ साथ पौधों की थिनिंग भी करते रहना चाहिए। और एक आध बार निकाई करने के बाद स्वतः इसमें पौधे की जो बढ़वार है अच्छी हो जाने के चलते खरपतवार
कम हो जाते हैं, उनकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जहाँ तक कभी शुरुआती दौर में ऐसा लग सकता है कि पत्तियों के नीचे में कीड़े बैठे होते हैं, तो उसके लिए मैलाथियान जो सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड है उसका छिड़काव वो 1 या 2 बार कर देने से ये फसल और मुक्त हो जाती है। और हमेशा इसको पूरे पौधे को उखाड़ करके किसान भाइयों को बेचना नहीं चाहिए। इसकी 2 से 3 कटनी कर सकते हैं तो फायदा ये होता है, एक बार लागत लग गई तो 3-4 कटनी वो कर सकते हैं और उनको अच्छी पैदावार इससे मिल सकती है। अमरूद के बाग प्रदेश के कई हिस्सों में देखे जाते हैं। फिलहाल इसके बागों में कई हानिकारक रोगों का प्रकोप हो रहा है, जिससे फलों के उत्पादन में कमी आती है। ऐसे में इन रोगों की रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार से। हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ अमरूद में का प्रबंधन कैसे किया जाए तथा उसमें लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। सर्वप्रथम मैं बता दूं, अमरूद बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा फल है, जिसको खाने से तमाम तरह की बीमारियों में भी आपको फ़ायदा मिलता है और ख़ासतौर से पेट रोग में इसका बहुत ही महत्व है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके चलते इसका उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। हम बात करते हैं सर्वप्रथम इसमें लगने वाले उठखा रोग के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो उठखा रोग होता है वह अमरूद का बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है और ख़ास बात यह है कि यह उन पौधों पे भी आता है जो कि यंग हैं और उन पौधों में भी ज़्यादा आता है जो कि पुराने पौधे हैं। लेकिन यह नए पौधों की तुलना में पुराने पौधों में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। अमरूद के बाग आमतौर पर सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, लेकिन इन बागों में कभी कभी पौधे अचानक सूखने लगते हैं और हमारे किसान भाई यह समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसका कारण क्या है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। जो उकठा बीमारी होती है अमरूद की, वो बीमारी आपको एक कवक होता है फ्यूजेरियम, उसके द्वारा, और दूसरा एक कवक होता है वर्टिसिलियम। 2 प्रमुख कवक हैं जिनके द्वारा ये बीमारी होती है, वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम। और इलाहाबाद में से यह वर्टिसिलियम जो है कारण इसका प्रस्तुत रिपोर्ट किया गया था और काफ़ी यह नुकसानदायक होता है। जिसमें जो हम प्रारंभ में लक्षण की बात करें तो सर्वप्रथम होता क्या कि जो पत्तियां होती हैं जो अपर साइड की पेड़ की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाती हैं और होने के पश्चात क्या होती है कि आपकी ऊपर की पत्तियां और नीचे की टहनियाँ और सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सूख जाता है। और इसके डंड अगर इसके टहनियों को तोड़कर इसके शाखाओं को तोड़ के देखिएगा तो बिल्कुल एकदम सूखा सूखा लकड़ी की तरह देखने को मिलेगा और इसका जो जड़ होगा वो भी बिल्कुल सूख जाता है, कोई उसमें रस नहीं रहता है और पूरा उखटना जैसा होता है। और कुछ ही देखो में आपको 15 से 20 दिन में पूरा पौधा आपका ऊपर से नीचे तक पूरा एकदम सूखा हुआ हो जाता है। इसके फैलने का 2 कारण होता है। पहला कारण ये होता है कि आप जहाँ से इसके अमरूद के नर्सरी खरीद के लाए हैं वो अगर पहले से ही अगर संक्रमित है, पहले से अगर बीमार है तो आपकी इस रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह होता है कि आप जहां से नर्सरी खरीद के लाए हैं अगर उसमें मिट्टी में अगर वह रोग कारक है यानी वह फंगस है तो बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आसपास अगर आपके ऑर्चर्ड लगा हुआ है और उस ऑर्चर्ड में उस बगीचे में अगर बीमारी है तो अगर बगीचा आपका भी आसपास है तो यह फ्लड में पानी के द्वारा बहा के भी इसके कारक चले जाते हैं और आपके जो हेल्दी और स्वस्थ पौधे हैं उनको भी बीमार कर देते हैं। नर्सरी लगाना है, जब भी हमें बगीचा लगाना है तो हम ऐसे नर्सरी से लाएं पौधे खरीदकर जो बिल्कुल रेसिस्टेंट हो, साफ सुथरे हो और मिट्टी काफ़ी स्टरलाइज हो। उसके उस जगह से हमको नर्सरी खरीदना होगा, यानी प्रमाणित जगह से, रजिस्टर्ड संस्था से हमें इसका नर्सरी खरीदना होगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में यदि किसी पौधे पर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि यह विल्ट रोग है। लेकिन यह जान लेने के बाद कि यह विल्ट रोग है, आप इसके नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को अपनाएंगे, चलिए यह भी जान लेते हैं। ट्राइकोडर्मा एक जो बायो कंट्रोल एजेंट होता है जो काफ़ी अच्छा होता है वो कंपोस्ट में मिला देना चाहिए और कम से कम 1 से 1.5 kg कंपोस्ट और उसमें कम से कम 50 से 100 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा का पाउडर मिला के अच्छी तरह से उसके पीठ में डाल दीजिए। अगर थोड़ा भी लक्षण से आपको लगे कि पत्तियां पीला पड़ रही हैं या कुछ हो रहा है तो आप उसमें कार्बेंडाजिम जो बेबिस्टिन के नाम से आता है 0.1% से 15-15 दिन के इंटरवल पर 15-15 दिन के अंतराल पर आप उसमें ड्रेंचिंग करते रहिए। और आप अपने बगीचे में कभी भी पानी लगने मत दीजिए। अगर वाटर लॉगिंग पानी अगर उस खेत में लगेगा तो बीमारी ज़्यादा तेजी से फैलती है। अपने खेत में आपका जल निकासी का उत्तम प्रबंधन कीजिए, जल निकास हमेशा होते रहना चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम एक दूसरे रोग के बारे में बात करते हैं जो कि ये भी बहुत बड़ी समस्या डाईबग एंथ्रोकोनस करते हैं। डाईबग जो होती है वह भी एक कवक होता है, क्लोट्रोटाइकम के द्वारा होता है। यह एक कवक जन्य बीमारी है। इसमें क्या होता है कि पत्ती जो पेड़ होता है वो ऊपर से सूखना प्रारंभ होता है और ऊपर से सूखते सूखते पौधा नीचे हिस्से में
भी सूख जाता है, अब पूर्णतः पूरा आपका पेड़ सूख जाता है। अब इसका होता क्या है परिणाम स्वरूप, इसमें जो पत्तियों में या आपके स्टेम पे या उसके तना पे या उसके जो भी शाखाएं हैं उस पे आपको सबसे पहले आपको भूरा रंग का धब्बा बनना स्टार्ट होता है, और भूरे रंग के धब्बा के बाद यह धीरे धीरे काला हो जाता है, और पूरा वहाँ का पत्ती हो चाहे स्टेम वहाँ का पूरा एकदम जल जाता है, वहाँ नेक्रोसिस हो जाता है, वहाँ की जो सेल होती है वो डेड हो जाता है। और यह फ्रूट्स पे भी देखने को मिलेगा, आपको उसकी पत्तियों पे भी देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदजनक बीमारी फफूंदनाशी होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% से आप इस पर स्प्रे करिए और ड्रेंचिंग कीजिए, जिसके चलते यह बीमारी को प्रबंध किया जा सकता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% इस बीमारी के रोकथाम के लिए काफी उत्तम माना जाता है। ढींगरी मशरूम का उत्पादन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर आप इस लाभ को देखते हुए ढींगरी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें ढींगरी मशरूम का उत्पादन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा। तो आपको मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। ढींगरी के बेग लगाना शुरू करने हैं। जो ढींगरी मशरूम का उत्पादन है उसमें गेहूं के भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, और बीज हमारे यहाँ की प्रयोगशाला में ही एक जिसको प्रामाणिक बीज कहते हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढींगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्पादन करके किसान कम लागत में अधिक आय कमा सकते हैं। इसे उगाने के लिए उचित तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्में हैं प्लूरोड्स फ्लोरिडा, प्लूरोड्स सूजर काजू, प्लूरोड्स फ्लैबलेट्स। इसे किसान आसानी से उगा सकते हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि जैसे हम बेग लगाते हैं और उसके लिए भूसा गलाते हैं। 200 लीटर का अगर आप एक ड्रम ले रहे हैं, ये 200 लीटर के ड्रम में पहले गेहूं का भूसा भर लिया जाता है, और ये आप देख रहे हैं कि इसमें पानी से पहले इसको पूरा भिगो देते हैं। जब ये पानी से पूरा भीग जाएगा भूसा, तब एक बाल्टी में 3 तरह की दवाएं इसमें मिलाई जाती है। तो बाविस्टिन की मात्रा उसमें 8 ग्राम, नुआन की मात्रा, चूँकि तापमान एकदम बढ़ गया है तो नुआन की मात्रा 35 मिलीलीटर कर दें, और फार्मल्डिहाइड 300 मिलीलीटर डालें। इसको एक बाल्टी में अच्छी तरह घोल के उसको बाल्टी को थोड़ा सा उसमें डंडे से हिलाएं, और उसके बाद ये जो पानी से भीगा हुआ ड्रम है इसमें डाल दें, और इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें, तो इसका निर्जीवीकरण अच्छी तरह से हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भूसे के साथ और बेग के साथ में जो कीड़े जो आ सकते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके निर्जीवीकरण में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। आज आप भूसा गला रहे हैं तो कल इसको निकालेंगे, और निकाल के इस तरह की अगर जाली है तो जाली के ऊपर रख दें, और या पॉलीथीन की शीट बिछाकर उसके ऊपर भूसे को डाल दें। उससे पानी निथर जाएगा, और पानी निथरने के बाद लगभग 2 घंटे उसको लगते हैं। और आप इसमें एक पहचान है कि आप इसको जब मुट्ठी में ऐसे बंद करके छोड़ें, तो जब बंद करें तो इसमें पानी नहीं निकलना चाहिए, साथ में बहुत कम मात्रा में हथेली के चिपके ही, पर ये गीला जरूर होना चाहिए। इस वक्त इसको थैलियाँ इस तरह से बनाई जाती है, और इस थैली में 3 किलो भूसा इस थैली में लेते हैं, और बीज की मात्रा लगभग इसमें 90 ग्राम लेते हैं। 3 परतों में इस बीज को डालना होता है। पहली परत भूसे की, दूसरी परत बीज की, फिर वापस थोड़ा भूसा, और उसके बाद वापस एक बीज की परत। इस तरह 3 बराबर परतों में बीज को मिलाना है और भूसे से उसको कवर कर देना है। थैली में छेद किए जाते हैं, तो जो छेद किए जाते हैं कारण ये है कि इसमें अतिरिक्त अगर पानी हो तो इन कोनों के माध्यम से निकल जाता है। अगर आप पूरी सावधानी रखेंगे तो इसमें कोई कंटामिनेशन या इसमें किसी तरह की दूसरी फफूंद नहीं आएगी। इस बेग को आप कमरे में रख सकते हैं। इस तरह से ये रैक्स बनी होती है। यहाँ तो हमने एल्यूमिनियम की बना रखी है, आप चाहें तो बांस की बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। आप चाहें तो लोहे की बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्च आता है, पर बांस की अगर बनाएंगे तो उसमें कोई खर्च ज़्यादा नहीं आएगा। जब इसको बेग को हम रख देते हैं, जैसे इसमें बिजाई की हुई है, तो ये लगभग 15 से 20 दिन, जब बिल्कुल वाइट हो जाए, ये एकदम सफ़ेद हो रहा जैसे हो रहा है ये, और नीचे से इसके दोनों कोने पकड़ के ऐसे खोलेंगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक निकल के आ जाएगा। और जब आप खोल के रखते हैं, पानी देते हैं, तो ये इस तरह से मशरूम आना शुरू होती है। ये जो दिख रही है आपको, ये छोटी मशरूम है। अभी इसको तोड़ने में करीब 48 घंटे का समय चाहिए, और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली फसल ये है दुनिया में। 72 घंटे में एक मशरूम तोड़ने लायक हो जाती है। कमरे में नमी बनाए रखने के लिए नीचे का फर्श हमेशा गीला ही रखें, और दीवारों पे भी थोड़ा पानी छिड़कते रहें, और बेग के ऊपर विशेष तौर से, क्योंकि ढींगरी का बेग चारों तरफ से खुला होता है, तो इस बेग को आसपास पानी
देना पड़ता है। तो इधर से आपने पानी दिया, फिर दूसरी बार में उधर से घूम के सारे बैग में पानी दें। ऊपर देखो हमने एक थोड़ा सा छेद किया हुआ है, ये हल्का सा छेद। ये छेद करने का मकसद ये है कि पानी इसमें थोड़ा सा बैठे, अंदर की तरफ भी ये मॉइस्चर इसमें जाए। तो आप पानी समय पर उसमें दे सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मक्खियों के लिए एक साधारण उपाय है ये कि पीला कागज़ आता है जिसको येलो ट्रैप कहते हैं, और 12 रुपये का ये मिलता है बाज़ार में। इसके ऊपर ग्रीस लगा दें, इसको लटका दें, तो ये मक्खियाँ क्या है उसके ऊपर चिपक जाएगी। तो ये अगर आप कर लेंगे तो इससे काफ़ी बचाव आपको होगा। साथ में ये जो नुकसान है ये पीला पड़ने का ये नहीं रहेगा। और ये जो उत्पादन अभी आ रहा है ये आपको उत्पादन उतना ही मिलेगा जितना आप बारिश के दिनों में या सर्दी के दिनों में लगाते हैं। किसान परिपक्व मशरूम की सही पहचान करके तैयार मशरूम की तुड़ाई करें और ध्यान रखें कि मशरूम बीज से टूटे नहीं। तोड़े गए मशरूम को उचित स्थान पर रखकर ग्राइंडिंग करके बाजार में बेचें, जिससे अधिक मूल्य मिलेगा। फ्रेश इसका ताज़ा इसको तोड़ के थैलियों में पैक करके आप बेच सकते हैं। आज बाजार में अच्छी डिमांड है, ढिंगरी की बहुत अच्छी डिमांड अब बढ़ी है, लोगों में इसकी एक तरह की समझ बढ़ी है। आजकल डॉक्टर भी लिखने लगे हैं, जिन लोगों को कैंसर है, डायबिटीज़ है या जिनको ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को डॉक्टर भी लिखने लगे हैं भाई आप मशरूम खाइए रोज़। और दूसरा ये है कि ये मशरूम मान लो ताज़ा नहीं बिकी, इसको सुखा सकते हैं। तो सुखाने के लिए छाया में ही एक पुरानी कोई साड़ी हो, पुराना कपड़ा हो, उसके ऊपर इनको उल्टी रख दें, यानी धारियाँ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। और जब ये सूख जाए तो सूखने को देखने का तरीका ये है कि उसको मशरूम को थोड़ा सा तोड़ेंगे तो पापड़ की आवाज़ आती है, ऐसे पापड़ की आवाज़ आए, इसका मतलब सूख गई है। और सूखने के तुरंत बाद उसको थैली में अच्छी तरह सील पैक कर दें। बाज़ार की समस्या अब उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और धीरे धीरे ये समस्या बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। आपके ढिंगरी के जो बाज़ार है वो भी बटन मशरूम की तरह अब आ गया है। और अब होटल वाले यानी जो जहाँ हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो भी ढिंगरी मशरूम की डिमांड करने लगे हैं, उसका मांगने लगे हैं कि नहीं हम ढिंगरी मशरूम का सूप दीजिए या ढिंगरी मशरूम की सब्जी खिलाइए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से एक या दो महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जलसेन, जिला मधुबनी के कृषक श्याम सिंह ने। यह पशुओं के लिए हरे चारे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो श्याम सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसानों का व्यवसाय मुख्य रूप से तो कृषि होता है, लेकिन दूसरा जो बड़ा मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन भी है। पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा है जिस पे किसान मुख्य रूप से उसकी खेती, उसका परिवार, उसका दूध व्यवसाय पूरा उसके पशुपालन पर आधारित होता है। तो पशुपालन है उसको स्वस्थ रखने के लिए, दुग्ध उत्पादन को जो निम्न स्तर से ऊंचे स्तर की ओर ले जाने के लिए कैसे अधिक समय तक लगातार पौष्टिक हरा चारा उसको मिलता रहे। नेपियर घास लगाने से पूर्व किसानों को इसकी उन्नत किस्मों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जो कि इस प्रकार है। पूसा ज्वाइंट, पूसा नेपियर घास 2, संकर नेपियर घास BNH 10, गो 5, फूले जयंत BNH 233 इत्यादि। इन्हें लगाकर किसान अधिक हरा चारा पा सकते हैं। इसके क्रम में कुछ ऐसे किसानों के लिए बहुवर्षीय कुछ ऐसी घासें हैं, जैसे संकर नेपियर है, दूसरा त्रिशंकर घास है। इसके अलावा त्रिशंकर घास के साथ साथ पारा घास है। कुछ किसानों के ऐसे क्षेत्र होते हैं, ज़मीनें होती हैं जो अनुपजाऊ होती हैं, जो कोई खेती करना वहाँ संभव नहीं होता। नीचे स्थान होते हैं जहाँ जल जमाव होता है। हरे चारे के उत्पादन में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 200 टन गोबर की सड़ी खाद और नाइट्रोजन के लिए 60 किलो यूरिया, 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलो तक पोटाश की जरूरत होती है, जिसमें गोबर की खाद एवं फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय खेत में मिला देते हैं। यूरिया को कई बार फसल की कटाई के बाद सिंचाई उपरांत खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए वो अपना 1 एकड़ क्षेत्रफल या जो भी अनुपजाऊ जमीन है उसकी 1 से 2 बार जुताई करके और उसकी अपनी आवश्यकता अनुसार
इनका बीज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इनकी रूटेड स्लिप, जिसको हम जड़ कतरन कहते हैं, उस जड़ कतरन को जो हमारी बेड जमीन में बनाई गई है उसमें हम 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर जो खुरपी से खोद करके छोटा गड्ढा बना करके उसमें लगा दिया जाता है। हम कम से कम 2 से 3 गांठ युक्त जड़ कतरन को, जिसका एक सिरा गांठ वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ रहे, उसमें और खाद को मिला करके अच्छी तरह दबा करके इसी क्रम में पूरी मैंड पर या सिंचाई की नालियों पर उसको लगा दिया जाता है। जो इन बहुवर्षीय चारा घासों के साथ साथ खरीफ की मौसमी चारा फसलें, जैसे जो सबसे अधिक प्रचलित है जैसे सूडान, जिसको ज्वार कहते हैं, जिसकी एमपी चरी 1 काट वाली, बहु काट वाली का चयन कर सकते हैं। इसको हम लोबिया या कावपी चारे वाली, जिसकी कोहिनूर, प्रभेद अथवा बामन 186 चारा उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त के लिए चयन हम कर सकते हैं। जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है, इसका हमारा लोबिया है, लोबिया को हम 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तथा ज्वार को 30 से 40 किलोग्राम, दोनों को अंतर्वर्ती फसल के रूप में एक पंक्ति, पहली प्रथम पंक्ति लोबिया की, दूसरी पंक्ति हमारी ज्वार की, उसको 1:1 में तथा दूसरा 2:2 की अंतराल पर हम इनकी बुवाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्राइमरी टिलेज यंत्रों की विशेषताएं और उपयोगिता, मूंग और उड़द की फसल में कीटों का करें समेकित नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।